डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि आप और खेतीहर मजदूर लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस महामारी के बीच में भी, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी को भोजन की प्राप्ति हो सके। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए ही तमाम वो जानकारियाँ लेकर आते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से खेती किसानी के कार्य कर पाएं। तो आज हम विशेष तौर पर 3 सेगमेंट में बात करेंगे। हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, कृषि स्टार्टअप की और साथ ही फार्मिंग इंडिया की। तो शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। तो चलिए, आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। इस सेगमेंट के दौरान हम आपको नई नई जो वैज्ञानिक पद्धतियों को लेकर खोज की जा रही है या कौन कौन सी ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीक और पद्धतियां हैं जिनको हमारे किसान भाई बहन अपनाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान की। अब आपको जानकारी देते हैं सोयाबीन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोयाबीन वो फसल है जिसमें प्रोटीन बहुतायत में होता है और प्रोटीन का इस्तेमाल हम सब जानते हैं कि हमारे खान पान को न सिर्फ उत्तम बनाता है बल्कि और भी कई खूबियां हैं जो सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन है उससे हासिल की जा सकती हैं। और सोया मिल्क जो है उसकी भी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और सोया मिल्क उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसके साथ जुड़ा जा सकता है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो सोयाबीन मिल्क से जुड़ी हुई, सोयाबीन का जो दूध है उससे जुड़ी हुई ये जानकारी आपके लिए है। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं और फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। इसके बाद लिपो ऑक्सीजिनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल है। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव व तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलो प्रति घंटे पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो थोड़ा ठहर जाए और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखे। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। रांची जिले के
कामरे में स्थित मैसर्स श्री श्यामा काली इंटरप्राइजेस ने दूध और टोफू के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र स्थापित किया है। वे हर दूसरे दिन लगभग 70 लीटर सोया दूध और 10 किलो टोफू तैयार कर रहे हैं। बाजार में 1 लीटर सोया दूध 40 रुपए, जबकि 1 किलो टोफू 150 से 200 रुपए बिक रहा है, जबकि दूध की उत्पादन लागत 15 रुपए और टोफू की 50 रुपए आती है। इस तरह श्यामा काली इंटरप्राइजेस को साल भर में 5,91,500 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। इसके अलावा इस संयंत्र में 5 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पंजाब के होशियारपुर में मैसर्स एग्रो सोया मिल्क ऑर्गेनिक प्लांट गंभावोल है, जो हर दूसरे दिन करीब 100 लीटर सोया दूध और 60 किलो टोफू का उत्पादन कर रहा है, जिससे हर साल 13,10,400 रुपए की शुद्ध कमाई हो रही है। इसी तरह बेंगलोर के मैसर्स लव सोय फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने सोया दूध, टोफू और पाउडर के प्रसंस्करण के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र लगाया है। ये हर साल करीब 20 टन सोया दूध पाउडर और 3 से 4 टन टोफू तैयार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के राजसमंद में मंथन सोया प्रोडक्ट्स हर दूसरे दिन लगभग 50 लीटर सोया दूध और 25 किलो टोफू का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे बेचकर उन्हें साल भर में 4,95,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कृषि कैलेंडर के बारे में। कृषि कैलेंडर के तहत हम आपको तमाम वो बातें बताते हैं जिससे आप फिलहाल जो मौसम चल रहा है, यानी जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, तो कौन कौन सी सब्जियों और फलों को लेकर और आपकी फसलों को लेकर ऐसे काम हैं कौन कौन से जिनको आप कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आज जो हम आपको कृषि कैलेंडर के तहत जानकारी देंगे वो है कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में। क्या क्या आप उनके लिए एहतियात बरत सकते हैं, कौन कौन से ऐसे आप काम कर सकते हैं जिससे आपके लाभ में आप बढ़ोतरी देख पाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कृषि कैलेंडर। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई। इस माह कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई का कार्य अवश्य पूरा कर ले। किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करें। खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन गोबर की खाद, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवश्य डालें। खेत में सिंचाई के लिए 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाएं। नालियों की दूरी फसल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नालियों में नमी की मात्रा उपयुक्त हो तो बीज की बुआई का कार्य शुरू करें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक सफल महिला किसान की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। आजकल के दौर में हमारे खान पान के तरीके पहले के तौर तरीकों से काफ़ी बदल चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारी खेती किसानी में उर्वरकों का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और उसका सीधा सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत तौर पर पड़ता है। हमारा स्वास्थ्य उससे ख़राब भी हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके हम ये जानते हैं कि उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे किसान हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि उर्वरकों का इस्तेमाल कम करके जैविक खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों की सेहत के साथ जोड़ा जाए। ऐसे में एक सफल महिला किसान की कहानी राही बाई सोमा पुपेरे, उनसे हम आपको मिलवाते हैं और उनकी कहानी बताते हैं कि कैसे न सिर्फ वो अपने आसपास के लिए बल्कि कई और महिला किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी हैं।
बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वे संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वे अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों से 32 फसलों की खेती हो रही है। उन्होंने बताया, 20 साल पहले जब मैंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन मैंने घर से मना कर दिया था कि बाजारों से मिलने वाले हाइब्रिड बीज से हम खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे इससे कुछ पैदा नहीं होगा। राहीबाई पुरानी पद्धति और तकनीकी को ध्यान में रखकर जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। इन्होंने 50 एकड़ से भी ज्यादा भू संरक्षण कर उसमें कई तरह की सब्जियां और धान उगाने का काम किया है। राहीबाई सीड बैंक में पके हुए बीजों को सुरक्षित रखती हैं। ये बीज किसानों को कम सिंचाई में अच्छी फसल देते हैं। आदिवासी परिवार की महिला जिसने अपनी खेती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन्होंने अपने बेमिसाल हौसले के बुनियाद पर अपने ही गांव की 3,500 महिलाओं को खेती से जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत दी है। अपने दुख दर्द भूलकर जिंदगी के इमारत की नींव रची है। राहीबाई सोमा पोपेरे का मानना है, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। यही कारण है मैंने बीजों के देसी किस्मों पर अधिक जोर दिया और सफलता हासिल की। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि हमारे खेतीहर मजदूर और हमारे किसान भाई बहन लगातार खेतों में अपना पसीना बहा रहे हैं ताकि हम सबको जो भोजन मिलना है वो सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इस महामारी के दौर में कौन कौन से ऐसे एहतियाती कदम हैं जिनको आप उठा सकते हैं, चाहे वो कटाई से संबंधित हो, बुआई से संबंधित हो या फिर विपणन संबंधित, कोई भी ऐसा कार्य जो आप करें तो उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ICAR की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमारे किसान भाई बहनों के लिए जारी की गई हैं ताकि उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो क्या वो गाइडलाइंस कहती हैं हमारे किसान भाई बहनों को लेकर, आइए दिखाते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए।
गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। तो ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। अभी वक्त एक ब्रेक का है हमारे लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। सरकार कृषि के मजबूत ढांचे यानी अवसंरचना को लेकर भी प्रतिबद्ध है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसानों को किसी तरह का ना कोई नुकसान हो, और ना सिर्फ नुकसान की बात बल्कि उनके लिए बड़े बड़े जो अनुदान या पैकेजेस हैं उनकी भी घोषणा की जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि किसानों को अपनी फसल का जो प्रबंधन है या विपणन है उसको लेकर किसी तरह का कोई आगे संकट खड़ा ना हो। यही नहीं, साथ ही साथ 1000 ऐसी मंडियां हैं जिनको ई नाम से जोड़ने की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि किसानों को हर संभव लाभ दिया जा सके। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। हम सब जानते हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है कि किसान भाई बहनों को घर बैठे तमाम जानकारियां मिल सकें। इसके लिए तमाम तरह के जो ऐप्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। आज हम जिस मोबाइल ऐप के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है फसल बीमा मोबाइल ऐप। क्या ये फसल बीमा मोबाइल ऐप है? क्या क्या जानकारियां आप इससे हासिल कर सकते हैं? आइए देखते हैं।
फसल बीमा मोबाइल ऐप। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में PMFBY और WBCIS दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे किसान भाई बहनों के लिए मौसम की जानकारी काफ़ी ज़रूरी है और इसीलिए हम आपके लिए मौसम की जानकारी भी लेकर आते हैं। आइए आपको बताते हैं आने वाले कुछ दिनों के मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुधवार को अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बुधवार को ज्यादातर जगह होगी बारिश। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में बुधवार को अनेक स्थानों पर होगी बरसात। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई स्थानों पर बरस सकते हैं बादल। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 2 दिन अधिकतर जगह हो सकती है बरसात। गांगे पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन अनेक स्थानों पर बरसेगा पानी। बिहार और ओडिशा में बुधवार को अनेक जगह बारिश के आसार। झारखंड में भी कई स्थानों पर पड़ सकती है बूंदे। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान। असम और मेघालय में मंगलवार को अधिकतर इलाकों में होगी बरसात। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगह बरसात होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश की उम्मीद। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं बरस सकते हैं बादल। केरल और तटीय कर्नाटक में अनेक जगह हो सकती है बरसात। दक्षिणांतरी कर्नाटक में बुधवार को अनेक स्थानों पर बारिश के आसार। और आइए अब आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में कृषि जिन्सों का भाव। राजस्थान की बेगू मंडी में गेहूं का भाव 1840 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सूरतगढ़ मंडी में भाव 1915 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में गेहूं का भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हाथरस मंडी में भाव 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सहारनपुर मंडी में गेहूं का भाव 1975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की जम्बूसर मंडी में गेहूं का भाव 1900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तारापुर मंडी में भाव 1753 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सोशल मीडिया की महत्ता हम सब जानते हैं और ऐसे में ट्विटर पर किसान भाई बहनों के लिए क्या खास जानकारियां हैं, साथ ही MSP को लेकर कौन कौन सी विशेष जानकारियां हैं जो ट्विटर प्लेट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। 323,67,000 मीट्रिक टन मौजूदा RMS 2021-22 में गेहूं की खरीद की गई, जो पिछले साल की 216.01 LMT की खरीद की तुलना में 49% अधिक है। MSP पर हुई खरीद से 32,21,000 किसानों को पहले से ही 63,924 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 727,41,000 मीट्रिक टन धान की खरीद से 109,09,000 किसानों को पहले ही MSP मूल्य पर 1,37,334 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 6,41,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की MSP मूल्यों पर खरीद से 3,98,877 किसानों को 3,358 करोड़ 97 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन किसान भाई बहनों आपसे हम ये अपील करते हैं कि इस महामारी के दौर में आप अपना बेहतर तौर पर ख्याल रखें। तमाम गाइडलाइंस और जो भी दिशा निर्देश आपको लेकर जारी किए गए हैं उनका भी आप पालन करें, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग आप ज़रूर करें। फिलहाल हमें अनुमति दें। नमस्कार।